नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज मुख्यतः दो चीजों पर हम चर्चा करेंगे, दो विषयों पर चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी को तो आप जानते ही हैं। जब पहलगाम हुआ था उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तान को 4 दिन के भीतर ही भारत घुटनों पर ले आया था, और फिर दुनिया भर में 7 डेलीगेशन भेजे गए थे, जिनमें से एक डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी थे। ओवैसी ने उस समय भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा था, और लगा था कि जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो ओवैसी ज्यादा समझदारी दिखाते हैं बनिस्पत जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट हैं उनके मुकाबले। अभी महाराष्ट्र में करीब 29 नगर निगमों के चुनाव हैं। वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे, और चूंकि पिछले 24 घंटे में ऐसा बहुत कुछ घटा है जिस पर पूरी दुनिया रिएक्ट कर रही है, तो असदुद्दीन ओवैसी कहाँ पीछे रहने वाले थे। लेकिन उन्होंने अलग तरीके से रिएक्ट किया। मसला है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को जिस तरीके से पत्नी के साथ अमेरिका ने उठाया, बंधक बनाया और न्यूयॉर्क ले गए, अब उस पर मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। उसे लेकर के दुनिया लगभग दो हिस्सों में बटी हुई है। यूरोप के कुछ कंट्रीज ने इसको सही बताया है, इजराइल ने सही बताया है, लेकिन चीन है, रूस है, ऐसे बहुत सारे देश हैं, ब्राजील है, जिन्होंने अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप के कदम की कड़ी निंदा की है। जेलेंस्की का बयान आया कि अब हमें इंतजार है कि अमेरिका क्या इसी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को भी उठाएगी। अब बहुत लोग हैं जो इस पर कह रहे हैं कि इस जोकर से, इससे अच्छे बयान की और कोई उम्मीद नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन, रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, और अगर दुनिया में किसी से अमेरिका डरता है तो वो रूस ही है। चीन तो उससे बहुत दूर पड़ता है। बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? उन्होंने मोदी से मांग की है, निवेदन किया है, चुनौती दी है। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब, अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके ले जा सकते हैं, तो जो हमारे मुंबई पर अटैक के लिए जिम्मेदार हैं, पार्लियामेंट पर अटैक के लिए जिम्मेदार हैं, पहलगाम की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, ऐसे दो आतंकी सरगनाओं को मोदी जी पाकिस्तान से उठा करके लाएं, मसूद अजहर को और हाफिज सईद को। तो आज जरा इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा संभल में फिर बुलडोजर गरजे हैं, 2 मस्जिदें और एक मदरसा नेस्तनाबूद किए गए हैं। इस पूरे प्रकरण को भी देखेंगे। अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल पर तो इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, पर उनके जो दूसरे नेता हैं उन्होंने बयानबाजी की है। और ये बयानबाजी क्यों की गई है या क्यों करवाई गई है, ये भी हम आप जानते हैं कि उनका सीधा सा फलसफा है सांप्रदायिक राजनीति करना, और किसी भी कानूनी और न्यायिक आदेश पर की गई कार्रवाई को भी अलग चश्मे से देखना उनकी एक आदत बन गई है। तो सीधे जुड़ लेते हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं, उन्हीं से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है आपका। और दर्शकों से शुरू में ही निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी रीच बढ़ जाए। तो वीरेंद्र जी, ये बताइए,
असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी जी को मसूद अजहर और हाफिज सईद को ले आना चाहिए, उठा के ले आना चाहिए पाकिस्तान से। एक तो इस पर टिप्पणी, और दूसरे, जब-जब मोदी जी को इस तरह के चैलेंज दिए गए हैं, हम 370 नहीं हटने देंगे, खून की नदियां बह जाएंगी, कोई कंधे पर तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, हम देखते हैं कैसे अयोध्या में राम मंदिर बन जाता है, और तमाम तरह की इस तरह की चुनौतियां दी गई, वक्फ पर भी चुनौती दी गई, और मोदी जी कहीं नहीं झुके। उनको जो करना होता है वो समय आने पर कर डालते हैं। जी। देखिए, ओवैसी राहुल गांधी बनने का प्रयास कर रहे हैं। ही इज मेकिंग एन आउटराइट एब्सर्ड स्टेटमेंट। इट्स एन एब्सर्ड एनालॉगी। ये बेहद बेतुकी समानता वो ड्रॉ कर रहे हैं, और इस तरीके के बेतुके बयानों से बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई असर पड़ेगा तो ये उनका भ्रम है। पर ये उनको मौका मिल गया है बस। और ये मौका, उनको लग रहा है कि वो इस तरीके के प्रोवोकेटिव भड़कीले बयान दे करके बीजेपी में किसी नेता को परेशान कर लेंगे, तो ये उनका भ्रम है। उनके अपने पूर्वजों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक सैयद मुसलमान हैं, और सैयद मुसलमान तो अपनी कौम का सगा नहीं होता तो देश का सगा क्या होगा। ये शेख सैयद सुल्तान पठान, इन्हीं का इस्लाम हमेशा खतरे में रहता है। इन्होंने ही पाकिस्तान बनवाया है। तो ये आज जो मोदी जी को सलाह दे रहे हैं, तो इनके अब्बा हुजूर की जो पार्टी बनाई हुई है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, उसमें एआई तो आजादी के बाद जुड़ा है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी का नाम है इनकी। और इनकी पार्टी कितनी बड़ी माफिया है हैदराबाद की, कि उसके खिलाफ भी जो है एक पार्टी बन गई है, और उसका नाम ही है मजलिस बचाओ तहरीक। और हालांकि अब वो पार्टी कमजोर हो गई है, उसके लोग ज्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन इनका जो माफिया राज हैदराबाद में है, और ये सबसे आगे थे वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ वक्फ बिल के खिलाफ बोलने में। वो बिल पास हो गया है, हजारों करोड़ की ये वक्फ प्रॉपर्टी दबाए बैठे हैं। इनको याद करना चाहिए हैदराबाद पुलिस एक्शन आजादी के बाद जो सरदार पटेल ने किया था, और जिस तरीके से हैदराबाद का निजाम, जो कासिम रिजवी, जो सरदार पटेल को आके धमकी देता था कि अगर हैदराबाद में कोई कार्रवाई हुई तो हम एक भी हिंदू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हैदराबाद रियासत में। और तब सरदार पटेल ने उनसे यही कहा था कि ठीक है, आप ये करेंगे, लेकिन आपने कभी सोचा है यदि जब आप हिंदुओं के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे होंगे, उस समय हम क्या कर रहे होंगे। सरदार पटेल ने यही कहा था। और हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने जिन लोगों की हत्या की थी, उसमें वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के ग्रैंडफादर भी थे। और जो आज का जो बहुत बड़ा इलाका कर्नाटक का है, और मराठावाड़ा जो इलाका महाराष्ट्र का है, वो पूरा का पूरा हैदराबाद रियासत में आता था। और ये भी बात यहाँ बताना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश के बंटवारे की मांग क्यों उठी। जो इलाका आज तेलंगाना है, ये पूरा हैदराबाद के निजाम के अधीन था। इसको इनके पूर्वजों ने इतना लूटा कि ये इलाका पीछे रह गया, और आंध्र प्रदेश जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, अंग्रेजों के अधीन था, वो बहुत उन्नति की दौड़ में आगे निकल गया। तो ओवैसी साहब को जो है थोड़ा सा कासिम रिजवी से उनके अब्बा हुजूर के क्या रिश्ते थे, उसके बारे में जो है थोड़ा उनको बताना चाहिए। और इलेक्शन मीटिंग में भड़काऊ बयान देकर के 2-4 वोट ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन ओवैसी को जो है इससे ज्यादा घटिया बयान की उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। और वो और वो किस किस्म के जिहादी मुसलमान हैं, क्या उनका इतिहास रहा है, क्या उनके बयान हैं, ये अभी आपने कुछ एक का हवाला आपने दिया। केवल अभी हाल की चर्चा जो है, अभी पिछले विंटर सेशन में उन्होंने क्या बोला था वंदे मातरम के बारे में, आपको याद होगा। अभी तो जो है बजट सत्र, ये विंटर सेशन समाप्त हुए, अभी जो है 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं। तो ये ओवैसी इसी तरीके के भड़कीले बयान देने की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। और क्योंकि वो सैयद मुसलमान हैं, इसलिए मैं उनको जो मैं कहूंगा, आई रिजेक्ट हिज स्टेटमेंट विद द कंटेम्प्ट इट डिजर्व। तो ये बयान केवल खारिज करने योग्य है, और इसको ज्यादा
न चर्चा करनी चाहिए और न महत्व देना चाहिए। ओवैसी इसी तरह के बयान देने के लिए जाने जाते हैं और उनकी राजनीति ही का आधार ही जिहाद है, इस्लामी फैनेटिज्म है और वो खुद एक रेडिकल मुस्लिम है। जब अभी हैदराबाद में चुनाव चल रहा था, अभी लोकसभा का, वो कैंपेन कर रहे थे, तो वो एक कसाई के यहाँ गए, वो गाय काट रहा था, बोले और काटो काटो काटो। तो ये सब इनको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। ये जिहादी रेडिकल लोग हैं और और जितना जो ग्लोबल इस्लामिक जिहाद है उसकी मास्टर की अमेरिका के हाथ में है। तो ये जो अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो ये जो जमाते इस्लामी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जमाते इस्लामी कश्मीर जो भारत की है, वो अपने को अलग इकाई मानती है। वो कश्मीर को आज भी भारत का अंग नहीं मानती। तो ये सबकी ये जो जिहादी वहाबी मुसलमान जितने भी हैं इंडिया में और ये ओवैसी भी उसी के हिस्से हैं। इन सबका जो मास्टर है वो अमेरिका है और ये उसी के अनुसार ये लोग बोलते हैं। और अमेरिका ने पिछले 80 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबली इस्लामी जिहाद का इस्तेमाल किया है दुनिया के हर उस देश में जहां उसको आतंक फैलाना होता है, सरकार को अस्थिर करना होता है, डिस्टेबलाइज करना होता है, या जो देश उनके कहे पे नहीं चलता है। तो भारत में भी ये जो आपका लेफ्टी जिहादी और नेहरूवियन सेकुलर एस्टेब्लिशमेंट है, ओवैसी उसी के हिस्से है। तो वो तो ऐसी बात बोलेंगे ही बोलेंगे जी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिस दिन हमारी सरकार का फैसला हो जाएगा उस दिन तो बड़ा स्टेप उठा लिया जाएगा। इनसे पहले यानी 2014 से पहले तो डोजियर का खेल खेला जाता था ना। वॉशिंगटन भी एक डोजियर जाता था, इस्लामाबाद भी जाता था। उसका नतीजा क्या होता था? कभी ना वॉशिंगटन ने गंभीरता से लिया भारत के डोजियर्स को, ना इस्लामाबाद ने लिया। ये तो 2014 के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान के कान खड़े हुए। उसको पता लगा कि अब ये वाकई बदली हुई सरकार और बदला हुआ भारत है। फिर जो पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हुई तो उसको थोड़ा और पता लगा। अभिनंदन वर्तमान जो हमारे वायुसेना के कैप्टन थे, 48 घंटे के भीतर उनको लौटाना पड़ा पाकिस्तान को। और जो स्पीकर हैं ये, इन्होंने ही कहा था, तब ये विपक्ष के नेताओं में शुमार हुआ करते थे कि साहब रात को 9 बजे तक पाकिस्तान पर अटैक हो जाएगा भारत का अगर हमने पायलट को वापस नहीं सौंपा तो। और ये किसी और का नहीं, तब के जनरल बाजवा का कथन था जो इनकी मीटिंग में गए थे शामिल होने के लिए। तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि भारत जो है ये वो भारत तो है नहीं जब सब कुछ सहन कर जाता था, सैकड़ों हजारों लाशें बिछ जाती थी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो ऐसा है नहीं। पहलगाम के बाद क्या हुआ है? तो असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत ये काम नहीं कर सकता? भारत जिस दिन फैसला करेगा मैंने जो पहला शब्द प्रयोग किया एब्सर्ड है, बेतुका बयान है। अमेरिका का वेनेजुएला पे जो हमला है उसका सीधा जो कारण है वो ये है कि एक अमेरिका को अपने डॉलर को बचाना है, अपनी इकोनॉमी को बचाना है। अमेरिका का जीडीपी $23 ट्रिलियन है। अमेरिका के ऊपर जो कर्जा है वो $40 ट्रिलियन है। $1 बिलियन पर डे उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और $3 बिलियन उनका पर डे कर्जा आज भी बढ़ रहा है। तो उनको और वेनेजुएला का चाइना से व्यापार बहुत बढ़ गया था। वेनेजुएला का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर चाइना था और ये व्यापार पूरा युआन में हो रहा था। और केवल 2025 में इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की वैल्यू जो है और डॉलर का इंटरनेशनल ट्रेड में जो शेयर है वो 10% से ज्यादा गिरा है। तो अमेरिका किसी भी कीमत पर अपनी इकोनॉमी को, डॉलर को बचाने के लिए ये कार्रवाई कर रहा है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, अगर चाइना को इससे नुकसान होता है तो हमारा क्या नुकसान है? हमारा तो लाभ ही है इससे। हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? तो ये वेनेजुएला अमेरिकन कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को घसीटना
ये अपने आप में ही बहुत बेतुका कदम है। कोई कोई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक इंडिया पाकिस्तान की बात है, पूरी दुनिया में अब मिलिट्री वॉरफेयर का नक्शा भारत ने सदैव के लिए बदल दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब लड़ाई लड़ी जाएगी मिसाइल से, मिसाइल डिफेंस सिस्टम से, ड्रोन से, और जो हमारे पास पिनाका रॉकेट्स है इनसे लड़ी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी, और दूसरी लड़ाई होगी नैरेटिव वॉर होगी। जो कम्युनिकेशन कंट्रोल करेगा वही नैरेटिव कंट्रोल करेगा, जो नैरेटिव कंट्रोल करेगा वही दुनिया पे राज करेगा। पूरे वेस्टर्न मीडिया ने, जो अमेरिकन यूरोपियन मीडिया है, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये पूरा पूरा लेफ्टी जिहादी मीडिया है। और लेफ्ट और जिहाद, कम्युनिस्ट और जिहादी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये वोक लेफ्टिस्ट इस्लामी जिहादी, ये पूरा एक है। आपको याद होगा मई के महीने में पूरे आपके अमेरिकन मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये छाया रहा कि साहब पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने ये किया, और इंडिया कुछ नहीं कर पाया। जब अमेरिकन और यूरोपियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने उसकी बखिया उधेड़ना शुरू किया और ये बताया कि जो पाकिस्तान का रावलपिंडी नूर खान एयरबेस था, जहां पे उनके न्यूक्लियर एसेट्स स्टोर थे, वही ध्वस्त हो गया। उनके 11 जो है एयरबेसेस जो है तबाह हुए। और राहुल गांधी यहाँ पूछ रहे थे कि आप पे कितने रफाल गिरे। उन्होंने पाकिस्तान की सेना से नहीं पूछा, उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स से नहीं पूछा कि आप पे कितने एयरबेस नष्ट हुए। और उस समय ये ओवैसी उन्हीं राहुल गांधी की भाषा बोल रहे थे। तो जो नैरेटिव वॉरफेयर में जो पाकिस्तान को बढ़त थी मई 2025 में, वो जून आते आते ध्वस्त हो गई। और जून में ही आपको याद होगा इजराइल ने हमला बोला था ईरान के ऊपर, और जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। उसके बाद अमेरिका ने भी हमला बोला था ईरान के ऊपर। तो फिर अगले जून के महीने में वो नैरेटिव पूरा ठंडा हो गया। ओवैसी जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये केवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत एक कमजोर देश है, भारत जो है कुछ कर नहीं पाएगा, भारत मिलिट्री जो है उसके पास कोई क्षमता नहीं है निर्णय करने की। केवल 2014 से 2025 के बीच में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कितने रिसर्च करके कितनी नई विपणनी डेवलप की है। इसरो ने कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। अभी पिछले महीने दिसंबर में दुनिया का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट अभी लॉन्च किया है इसरो ने। और जरा पता करिए 2004 से 14 के बीच में क्या होता था। आपने खाली डॉजियर की बात कही है। आज जो इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसरो की है, डीआरडीओ की है। अब और जरा अमेरिकन और यूरोपियन मीडिया को देखिए, वहां क्या चल रहा है। इंडिया एक जमाने में बहुत बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, आज इंडिया से आर्म्स एक्सपोर्ट हो रहा है। अकेले 2025 में 24,000 करोड़ रुपए के आर्म्स को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस तक पहुंच गई है, वियतनाम पहुंच गई है। तो ये भारत के खिलाफ हमेशा दुष्प्रचार करना, ये केवल जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और जो भारत का विपक्ष है, वो इनको प्रेशर देता है। और जरा पता करिए वेनेजुएला में जो जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसकी क्या भूमिका है। और जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन इंडिया में किसका दोस्त है। और जॉर्ज सोरोस का जो संस्था है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसके जो इंडिया में कर्ता है, वो तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। तो ये सब जो हो रहा है, जरा इसके बारे में भी बात हो जाए कि जो अमेरिका ने वेनेजुएला में किया है, उसके ऊपर जो लोग इंडिया में गाल बजा रहे हैं, तो उनके सपने कभी भारत में पूरे नहीं होंगे। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि उसके पास जो है ना तो मैन पावर है, ना neither they have the foots on the ground, ना उनके पास इतनी बड़ी मिलिट्री है। एंड इंडिया इज ए टेस्टेड न्यूक्लियर पावर, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। और इंडिया के पास ट्राइड है, यानी हमारे पास आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज करने की क्षमता है। और अभी दिसंबर में इंडिया ने जो SLBM लॉन्च किया है, सैटेलाइट लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, ये ताकत रखने वाला इंडिया देश का चौथा पावर बन गया है, अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद। तो SLBM कितने देशों के पास है।
सबमरीन से मिसाइल लॉन्च करने की कैपेसिटी कितने देशों के पास है? तो ये जो सपने देख रहे हैं कि भारत सरकार के ऊपर कोई इसका दबाव आएगा, तो ये उनकी डे ड्रीमिंग है, जिनमें ये उनको दिन में सपना देखने का शौक है। और ये लोग हमेशा कभी भी भारत में कुछ आगे बढ़ रहा है, भारत में कोई नई उपलब्धि, कोई नई कैपेबिलिटी, कोई नई ताकत हमने हासिल की है पिछले 10 साल में, ये इसके खिलाफ ही नैरेटिव बनाएंगे, बनाते रहेंगे। और लेकिन भारत सरकार अपना काम भी करेगी, देश आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ता भी रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप देखिए वेनेजुएला के ऊपर क्या कोई जो है बढ़ चढ़ के बयान खाली कम्युनिस्टों के आ रहे हैं कि इंडिया खामोश क्यों है, इंडिया ने क्या नहीं किया। अरे भाई, अमेरिका की जो मुनरो डॉक्ट्रिन है, मुनरो डॉक्ट्रिन में साफ साफ कहा गया है कि हम साउथ अमेरिका हमारा बैकयार्ड है, हम उसमें यूरोपियन दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज से 36 साल पहले पनामा के भी प्रेसिडेंट को अमेरिका ने इसी तरीके से गिरफ्तार करके पकड़ के वो लाए थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं हो रही है। और एक और हजारों किलोमीटर दूर है वेनेजुएला। एक और मूर्खतापूर्ण बयान हमने देखा जेलेंस्की का। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं अमेरिका क्या इसी तरीके से पुतिन को भी गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वो ओवैसी का बड़ा भाई है। वो ओवैसी के बड़े भाई है। ये एक जोकर है। ये पहले कॉमेडियन था और इसको सीआईए ने वहां का राष्ट्रपति बनवाया है। और लोगों को बता दें कि यूक्रेन जो है 1990 तक सोवियत यूनियन का हिस्सा था। और उसका नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो जब यूएसएसआर ब्रेक हुआ तब उसके कम से कम 14 हिस्से अलग हुए। 5 देश सेंट्रल एशिया के थे, बाकी यूरोपियन थे। आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब कभी सोवियत यूनियन के हिस्से हुआ करते थे। आज ये अलग रिपब्लिक बन गए हैं और यूक्रेन भी उसी का हिस्सा है। और ये अमेरिका और सीआईए की सफलता है कि यूक्रेन के जो निवासी हैं वो भी रशियन हैं, उनकी भाषा, उनकी मातृभाषा रशियन है, उनका मजहब भी ऑर्थोडॉक्स ग्रीक क्रिश्चियन है। लेकिन उन्होंने जो है इतना ज्यादा अलग कर दिया है, इतनी ज्यादा घृणा पैदा कर दी है रशिया को लेकर के कि आज यूक्रेन के लोग जो कि और अमेरिका और यूरोप की सीआईए ने मिल करके यूक्रेन को तबाह कर दिया है। आज यूक्रेन की 25% से ज्यादा टेरिटरी के ऊपर कब्जा है रशिया का। और अब इसके जाने का समय आ गया है जेलेंस्की के। और ट्रंप ने कहा है कि तुम जो जमीन रशिया के कब्जे में है उसको तुम भूल जाओ और वो रशिया के पास ही रहेगी और तुम पीस डील पे साइन करो। ये तैयार नहीं हो रहा है। तो और जो डोनाल्ड ट्रंप का पीस प्लान है रशिया और यूक्रेन के लिए, उसको इसको मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। तो ये खाली जो बयानबाजी कर रहा है, ये केवल अब इसका ये आखिरी समय चल रहा है ये। और अगले महीने फरवरी 22 को यूक्रेन वॉर के 4 साल पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए एक खबर पर जरा और निगाह दौड़ा लेते हैं। खबर ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के इलेक्शन के लिए एक भूमिका सौंपी गई है। और ये भूमिका क्या है? जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है, यानी जितने आवेदन आते हैं अलग अलग राज्यों से उम्मीदवारों के, उसकी स्क्रूटनी का काम। और इनके साथ इमरान मसूद को भी लगाया गया है। इमरान मसूद ने ही ये कहा था कि प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री बनाओ, वो बांग्लादेश को सबक सिखा देगी इंदिरा गांधी की तरह। तो क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर साहब? देखिए, बहुत बढ़िया जोड़ी है। इमरान मसूद ये वही हैं जो 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी की बोटी बोटी काटने का ऐलान कर रहे थे। और ये वही प्रियंका गांधी हैं जो अभी अप्रैल में बजट सत्र में गाजा का झोला लिए संसद भवन में घूम रही थी। तो दोनों जो है मुसलमानों के बड़े प्रिय नेता हैं और बहुत अच्छी बात है। और आसाम की टोटल आबादी में 30% आबादी मुसलमानों की हो गई है। उसके बावजूद पिछले 2 चुनावों से लगातार सरकार वहां बीजेपी की बन रही है। अब अगर ये दोनों इतने बड़े मुसलमानों के रहनुमा वहां जाएंगे, एक मोदी की बोटी बोटी काट रहा था और एक गाजा के लिए परेशान हो रहा था, क्या कभी आपने कोई ऐसा झोला लिए देखा प्रियंका गांधी को कि उन्होंने कभी बांग्लादेश के हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है
कभी उसके बारे में कभी कुछ कहा हो, कभी कोई ट्वीट किया हो। तो इतने इतने बड़े मुसलमानों के रहनुमा अगर आसाम का के में इतना बड़ा चुनावी काम संभालने जा रहे हैं, देन वी शुड होप फॉर द बेस्ट कि अब तो कांग्रेस की सरकार बनने से वहां कोई रोक नहीं सकता। केरल में तो फिर भी उम्मीद है कि कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। आसाम के बारे में तो कोई कह ही नहीं रहा है। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की तरह बहन को नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं है। देखिए, ये कहा जाता था कि प्रियंका गांधी की नाक इंदिरा गांधी जैसी है। तो प्रियंका गांधी की नाक को देख करके यूपी के लोग उनके ऊपर रीझ जाएंगे और सब लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। और आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक जो है नाव से यात्रा की थी और हजारों लोग जो है नदी किनारे इकट्ठा हो गए थे, गंगा जी किनारे, और उन सबको हाथ हिलाया था। कितनी सीटें आई थी? 2। तो इसलिए और जो कहावत है ना कि वो बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की, तो अब तो मुट्ठी खुल चुकी है। और प्रियंका गांधी इतनी अगर लोकप्रिय होती तो कम से कम अमेठी से, रायबरेली से या किसी अन्य सीट से यूपी से इलेक्शन लड़ती लोकसभा का। उन्हें क्यों जाना पड़ा वायनाड, केरला की जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है? आखिरकार यूपी में 2024 में कांग्रेस को 6 सीटें मिली है ना। तो अगर 7वीं पे वो लड़ लेती या उन्हीं 6 में लड़ लेती तो उनको मालूम हो जाता कि उनकी यूपी में कितनी लोकप्रियता है और इंदिरा गांधी की नाक कितने लोगों को याद है यूपी में। अब चलिए संभल चलते हैं साहब। संभल में क्या कराया आपने भट्ट साहब? देखिए, बड़ी संभल में चर्चाएं हमने हैं। कुछ संभल में हमने कुछ नहीं कराया है। संभल में वही हो रहा है जो कानूनी रूप से सम्मत है, जो संविधान सम्मत है। जो अवैध निर्माण था, वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो मदरसा हो, वो दरगाह हो, वो मजार हो, वो तोड़ा जाएगा। और जो संभल में हुआ है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। जिन लोगों ने अवैध मस्जिद बनाई थी उन्होंने खुद ही तोड़ा है उस गांव में, और वो ग्राम समाज की जमीन थी। क्या वो कह सकते हैं कि जो वहां डिमोलिशन, ठीक है, एक हिस्सा गवर्नमेंट ने भी वो एक हिस्सा जिला प्रशासन ने भी तोड़वाया है, लेकिन क्या क्या किसी ने ये आपत्ति की कि ये मस्जिद वैध निर्माण है? क्या किसी ने दावा किया कि ये निर्माण लीगल है और इसको जो है डिमोलिश नहीं किया जा सकता? क्या वो हाईकोर्ट गए थे क्या? और एक मामले में हाईकोर्ट गए भी थे, तो क्या वहां से उन्हें कोई राहत मिली क्या? तो ये भारत सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, अगर उस राज्य में बीजेपी सत्ता में है तो कोई भी गैर जिम्मेदार बिना किसी आधार के आप कोई आरोप लगा सकते हैं, बट दैट शुड स्टैंड द स्क्रूटनी ऑफ लॉ। वो उसको कानून की जो जांच पड़ताल से उसको गुजरना पड़ेगा। और ये पिछले 30 सालों में जो यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जो सेकुलर शासन था, उसमें तो जिहादियों को कुछ भी करने की छूट पड़ी हुई थी। और योगी जी ने अभी कहा है, अभी दिसंबर 19 से 24 के बीच में जब असेंबली का विंटर सेशन था, कि वो बरेली का मौलाना भूल गया था यूपी में किसकी सरकार है। और वो पिछले चौथा महीना है, वो भी जेल के अंदर है, अभी उसकी बेल नहीं हो पाई है। और बरेली में कितने बड़े पैमाने पर जो अवैध निर्माण किए गए थे, जो बारात घर बनाए गए थे, शादी घर बनाए गए थे, और हॉल बनाए गए थे, बैंक्वेट हॉल बनाए गए थे, इलीगल जो है कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए थे, तमाम दुकानें बनाई गई थी, सारी प्रॉपर्टी अरबों रुपए की जो वहां ढा दी गई है। क्यों नहीं चले गए थे हाईकोर्ट? वो सब इलीगल था ना। सबको बरेली विकास प्राधिकरण ने लीगल नोटिस दिया, उनको जवाब देने का भरपूर समय दिया, एक्सटेंशन दिया, कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सका। उनको लगा हमेशा यहाँ पे समाजवादी सरकार रहेगी। और योगी जी ने कहा कि वो मौलाना बरेली का भूल गया था। सपा बसपा सरकार में मौलाना की ओर देखने की कोई जिले का एसपी डीआईजी साहस नहीं करता था। आज वो मौलाना जेल में है और आज वहां लोग कोस रहे हैं कि मौलाना ने अगर ये सरकार को बेवजह चुनौती न दी होती और बेवजह सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का इशू न क्रिएट किया होता, तो आज कम से कम हम अपने चैन से अपनी रोटी खा रहे होते।
आज उनकी अरबों की प्रॉपर्टी सब 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 ध्वस्त हो गई। यहां तक कि प्रयागराज के मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव ने योगी जी को इतना प्रोवोक ना किया होता तो अतीक अहमद के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती, उसका अरबों का साम्राज्य ध्वस्त ना हुआ होता, हजारों उसकी कितनी बड़ी जमीनें छीन ली गई, सरकार ने कब्जा कर गरीबों के लिए आवास बनवा दिए, लखनऊ में बनवा दिए। आज अतीक अहमद का जो आतंक का साम्राज्य था उसका इलाहाबाद में प्रयागराज में कोई नामलेवा नहीं बचा है। इसी तरीके से बरेली में भी जो है ये जो इनका आतंक का राज था वो खत्म हो गया और वही संभल में हो रहा है। आप याद करिए 22 नवंबर 2024 को जो वहां पे गुंडागर्दी की गई थी, पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई थी, पत्थर फेंके गए थे और इसके अलावा वहां पे जो वहां पे कल्कि मंदिर को छोड़ करके जो जामा मस्जिद बनी हुई है उसके पास जमीन को 8 बीघा जमीन को घेर करके पहले कब्रिस्तान बना लिया, फिर कब्रिस्तान में दर्जनों मकान बन गए, दर्जनों दुकानें बन गई, उनकी भी पैमाइश हो रही है और उसको भी नोटिस दिया गया है, कहीं कोई कागज लेके भी आया नहीं है और उस पे भी इसी महीने डेमोलिशन होगा। तो संभल के बारे में योगी जी ने साफ कहा है कि हमारे 68 तीर्थ हैं, 54 मिल गए हैं, 19 कूप हैं, उन सबका जीर्णोद्धार हो रहा है, हमें केवल अपना वापस चाहिए, हमें किसी का कुछ छीनना नहीं है। इसमें कौन सी बात है जो तर्क पे खरी नहीं उतरती। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और जब भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है, तो देखा ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी नुक्ताचीनी होती है। तो इसकी वजह क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी ही बार-बार क्यों कूद पड़ती है? अच्छा, समाजवादी पार्टी और करे क्या? उसके पास यूपी में है क्या? जिहादियों का से उसका संगठन है, जिहादी वोटर ही उसका एकमात्र जन आधार है और मुसलमानों को हमेशा भड़का के रखना और लेकिन लोग तो सवाल उठा रहे हैं ना कि आजम खान जो है 2 साल के बाद जेल से छूटे, 1 महीना बाहर रहे, फिर जेल चले गए। समाजवादी पार्टी ने क्या किया उनके लिए? तो अब 2027 फरवरी में चुनाव होगा यूपी में, तो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के सामने जाके के बीच में अपना मुंह दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो और वो कर भी क्या रहे हैं, सिवाय उन्होंने एक फर्ज अदायगी की है, एक ट्विटर पे लिख दिया 4 लाइनें बस, और क्या किया? संभल में तो समाजवादी पार्टी का एमएलए भी है, संभल में समाजवादी पार्टी का सांसद भी है, वो आपका वो बर्क। तो क्या किया बर्क साहब ने, जो उनके सांसद महोदय ने? क्या वो सड़क पे उतरे? क्या उन्होंने इसका विरोध किया? प्रोटेस्ट ये जो डेमोलिशन हुआ है, और विरोध करने का आधार क्या है भाई? जब जिला प्रशासन आपसे पूछ रहा है कि आपके पास इस भूमि पर जो मस्जिद बनी है, जो मदरसा बना है, क्या मस्जिद कानूनी रूप से ये भूमि क्या आपकी है? क्या आप इसके जो है लीगली आप इसके मालिक हैं? तो कोई कागज नहीं है। अब लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ एक एहस काम नहीं चलेगा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब तो वक्फ एक्ट पास हो गया है, कागज दिखाना पड़ेगा। 1.5 लाख यहाँ यूपी में वक्फ प्रॉपर्टी है, केवल 10% रजिस्टर हो पाई हैं। अब अगर वक्फ पोर्टल जो उसका नाम उम्मीद पोर्टल है, UMMED, उसमें यदि कोई प्रॉपर्टी आपको अगर रजिस्टर करानी है तो उसमें आपको लीगल उस जमीन के उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी आपको उसमें पोस्ट करने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो पोर्टल में वो प्रॉपर्टी एंटरटेन ही नहीं होगी, इसलिए नहीं हो रही है। तो ये समस्या अब आ रही है, अब तो कागज दिखाना पड़ेगा भाई। बिल्कुल। भट्ट साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी है, तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।